ब्रिटिश हुकूमत के हाथों से निकलकर हम भारतवासियों के पास आ गई थी। कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया को सत्ता का हस्तांतरण भी कहा था, लेकिन वास्तव में वह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, वह एक बहुत बड़े और व्यापक बदलाव की घड़ी थी। वह हमारे समूचे देश के सपनों के साकार होने का पल था, ऐसे सपने जो हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे। अब हम एक नए राष्ट्र की कल्पना करने और उसे साकार करने के लिए आजाद थे। हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्र भारत का उनका सपना हमारे गांव, गरीब और देश के समग्र विकास का सपना था। आजादी के लिए हम उन सभी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के ऋणी हैं जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी थी। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत छोड़ो आंदोलन की शहीद मातंगनी हाजरा जैसी वीरांगनाओं के अनेक उदाहरण हैं। मातंगनी हाजरा लगभग 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी। बंगाल के तामलुक में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें गोली मार दी थी। वंदे मातरम उनके होठों से निकले आखिरी शब्द थे और भारत की आजादी उनके दिल में बसी आखिरी इच्छा। देश के लिए जान की बाजी लगा देने वाले सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा बिरसा मुंडा जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को हम कभी नहीं भुला सकते। आजादी की लड़ाई की शुरुआत से ही हम सौभाग्यशाली रहे हैं कि देश को राह दिखाने वाले अनेक महापुरुषों और क्रांतिकारियों का हमें आशीर्वाद मिला। उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। महात्मा गांधी ने समाज और राष्ट्र के चरित्र निर्माण पर बल दिया था। गांधी जी ने जिन सिद्धांतों को अपनाने की बात कही थी वे हमारे लिए आज भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्रव्यापी सुधार और संघर्ष के इस अभियान में गांधी जी अकेले नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान किया था तो हजारों लाखों भारतवासियों ने उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। नेहरू जी ने हमें सिखाया कि भारत की सदियों पुरानी विरासतें और परंपराएं जिन पर हमें आज भी गर्व है, उनका टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल संभव है और वे परंपराएं आधुनिक समाज के निर्माण के प्रयासों में सहायक हो सकती हैं। सरदार पटेल ने हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महत्व के प्रति जागरूक किया। साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि अनुशासन युक्त राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के दायरे में रहकर काम करने तथा कानून के शासन की अनिवार्यता के विषय में समझाया। साथ ही उन्होंने शिक्षा के बुनियादी महत्व पर भी जोर दिया। इस प्रकार मैंने देश के कुछ ही महान नेताओं के उदाहरण दिए हैं। मैं आपको और भी बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। हमें जिस पीढ़ी ने स्वतंत्रता दिलाई उसका दायरा बहुत व्यापक था, उसमें बहुत विविधता थी, उसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी, जो देश के अलग अलग और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। आज देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का समय है। आज देश के लिए कुछ कर गुजरने की उसी भावना के राष्ट्र निर्माण में सतत जुटे रहने का समय है। नैतिकता पर आधारित नीतियों और योजनाओं को लागू करने पर उनका जोर, एकता और अनुशासन में उनका दृढ़ विश्वास, विरासत और विज्ञान के समन्वय में उनकी आस्था, विधि के अनुसार शासन और शिक्षा को प्रोत्साहन, इन सभी के मूल में नागरिकों और सरकार के बीच साझेदारी की अवधारणा थी। यही साझेदारी हमारे राष्ट्र निर्माण का आधार रही है। नागरिक और सरकार के बीच साझेदारी, व्यक्ति और समाज के बीच साझेदारी, परिवार और एक बड़े समूह के बीच साझेदारी। मेरे प्यारे देशवासियों, अपने बचपन में देखी गई गांवों की एक परंपरा मुझे आज भी याद है। जब किसी परिवार में बेटी का विवाह होता था तो गांव का हर परिवार अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट लेता था और सहयोग करता था। जाति या समुदाय कोई भी हो, वह बेटी उस समय सिर्फ एक परिवार की ही बेटी नहीं
बल्कि पूरे गांव की बेटी होती थी। शादी में आने वाले मेहमानों की देखभाल, शादी के अलग अलग कामों की जिम्मेदारी, यह सब पड़ोसी और गांव के सारे लोग आपस में तय कर लेते थे। हर परिवार कोई न कोई मदद जरूर करता था। कोई परिवार शादी के लिए अनाज भेजता था, कोई सब्जियां भेजता था, तो कोई तीसरा परिवार जरूरत की अन्य चीजों के साथ पहुंच जाता था। उस समय पूरे गांव में अपनेपन का भाव होता था, साझेदारी का भाव होता था, एक दूसरे की सहायता करने का भाव होता था। यदि आप जरूरत के समय अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे तो स्वाभाविक है कि वे भी आपकी जरूरत के समय मदद करने के लिए आगे आएंगे। लेकिन आज बड़े शहरों में स्थिति बिल्कुल अलग है। बहुत से लोगों को बरसों तक यह भी नहीं मालूम होता कि उनके पड़ोस में कौन रहता है। इसलिए गांव हो या शहर, आज समाज में उसी अपनत्व और साझेदारी की भावना को पुनः जगाने की आवश्यकता है। इससे हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने में तथा एक संतुलित, संवेदनशील और सुखी समाज का निर्माण करने में मदद मिलेगी। आज भी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने का भाव, समाज की सेवा का भाव और खुद आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने का भाव हमारी रग रग में बसा हुआ है। अनेक व्यक्ति और संगठन गरीबों और वंचितों के लिए चुपचाप और पूरी लगन से काम कर रहे हैं। इनमें से कोई बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल चला रहा है, कोई लाचार पशु पक्षियों की सेवा में जुटा है, कोई दूर दराज के इलाकों में आदिवासियों तक पानी पहुंचा रहा है, कोई नदियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में लगा हुआ है। अपनी धुन में मगन ये सभी राष्ट्र निर्माण में संलग्न हैं। हमें इन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कर्मठ लोगों के साथ सभी को जुड़ना चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लाभ हर तबके तक पहुंचे, इसके लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। इसके लिए नागरिकों और सरकार के बीच साझेदारी महत्वपूर्ण है। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, लेकिन भारत को स्वच्छ बनाना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। सरकार शौचालय बना रही है और शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन इन शौचालयों का प्रयोग करना और देश को खुले में शौच से मुक्त कराना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। सरकार देश के संचार ढांचे को मजबूत बना रही है, लेकिन इंटरनेट का सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करना, ज्ञान के स्तर में असमानता को समाप्त करना, विकास के नए अवसर पैदा करना, शिक्षा और सूचना की पहुंच बढ़ाना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को ताकत दे रही है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि हमारी बेटियों के साथ भेदभाव न हो और वे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। सरकार कानून बना सकती है और कानून लागू करने की प्रक्रिया को मजबूत कर सकती है, लेकिन कानून का पालन करने वाला नागरिक बनना, कानून का पालन करने वाले समाज का निर्माण करना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। सरकार पारदर्शिता पर जोर दे रही है। सरकार नियुक्तियों और सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार समाप्त कर रही है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अंतःकरण को साफ रखते हुए कार्य करना, कार्य संस्कृति को पवित्र बनाए रखना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। सरकार ने टैक्स की प्रणाली को आसान करने के लिए जीएसटी को लागू किया है, प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, लेकिन इसे अपने हर कामकाज और लेन देन में शामिल करना तथा टैक्स देने में गर्व महसूस करने की भावना को प्रसारित करना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि देश की जनता ने जीएसटी को सहर्ष स्वीकारा है। सरकार को जो भी राजस्व मिलता है उसका उपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में ही होता है। इससे किसी गरीब और पिछड़े को मदद मिलती है, गांवों और शहरों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होता है और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होती है। प्यारे देशवासियों, सन 2022 में हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। तब तक न्यू इंडिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं
तो हम सबके लिए इसका क्या अर्थ होता है? कुछ तो बड़े ही स्पष्ट मापदंड हैं, जैसे हर परिवार के लिए घर, मांग के मुताबिक बिजली, बेहतर सड़कें और संचार के माध्यम, आधुनिक रेल नेटवर्क, तेज और सतत विकास। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। यह भी जरूरी है कि न्यू इंडिया हमारे डीएनए में रचे बसे समग्र मानवतावादी मूल्यों को समाहित करे। ये मानवीय मूल्य हमारे देश की संस्कृति की पहचान है। यह न्यू इंडिया एक ऐसा समाज होना चाहिए जो भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने के साथ साथ संवेदनशील भी हो। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश को पहला आजादी का संदेश वो यहाँ पर दे रहे थे। देखिए, देश में भर में आजादी के 70 साल का जश्न मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी वाघा बॉर्डर पर जश्न आजादी का मेला लगा हुआ है। वाघा बॉर्डर का नजारा हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।